Hello everyone, welcome to the second lecture on inventory control. In the previous lecture, we have discussed about what is inventory and types of inventories. In this lecture, we will discuss reason for carrying inventories. Then we discuss the inventory decisions and objective of inventory control, and this all the points are very important, so one by one we discuss this point. Before that, we shortly revise what is an inventories. In inventories we know that inventory, ये जो inventories है इसमें क्या क्या आ सकता है. इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल भी आ सकता है. रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इन्वेंटरी. वहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो इन्वेंटरी. अदरवाइज मैन भी वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्वेंटरी एज ए इन्वेंटरी करके आ सकता है. रॉ मटेरियल ये कैसे रहता है, सपोज आप कोई कंपनी है जो क्लॉथ क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए कॉटन इज़ ए इन्वेंटरी. तो वो कॉटन क्या कर सकता है, अगर उसको पर डे के हिसाब से कुछ क्वांटिटी में कॉटन लग रहा है, तो डे के हिसाब से या फिर मंथ के हिसाब से अगर हम चेक कर दें, तो उसको अगर वो ऑर्डर करना है तो वो थोड़ा सा मोर जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डर करेगा और उसको स्टोर करके रखेगा, सो दैट उसका वर्क उसके इस कॉटन ये अगर कम पड़ गया या फिर किसी डे पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट में लेके रखता है. तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है, एज ए इन्वेंटरी करके वर्क होता है. प्रोडक्ट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो हमने सीजनल प्रोडक्ट में डिस्कस किए थे, जैसे दिवाली के सीज़न में पटाखे ये वहाँ पे एक लग सकता है. तो पटाखे के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, उसका बारूद, वो हम पहले ही लेके रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल. और सेकेंडली, दिवाली के टाइम पे पटाखे लगने वाला है, तो उसको उस टाइम पे हम नहीं बनाते, उसको इसके पहले ही बना के रखते हैं. तो वो जो पटाखे बना के रेडी रखे तो उसको स्टोर करते हम. तो वहाँ पे पटाखे क्रिएट, वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए इन्वेंटरी. सिमिलरली, अगर समर में कूलर या फिर फ़ैन का रिक्वायरमेंट है, तो शॉपकीपर्स के पास में उसका एक आइडिया होता है कि एवरी ईयर समर में कितने नंबर ऑफ कूलर्स या फिर कितने नंबर ऑफ फ़ैन सेल होते हैं. उस हिसाब से वो क्या करते हैं, सीज़न आने के पहले ही उसको रेडी रखते हैं, उनके स्टोर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, सो दैट जिस टाइम पे वो मार्केट में आना चाहिए एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम उसको प्रोवाइड कर सकें. तो प्रोडक्ट रेडी कंप्लीट बना हुआ प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, इन्वेंटरी के अंदर आता है. नेक्स्ट रहता है मैन. अब जैसे हमने दिवाली का सीज़न कहा, तो दिवाली के सीज़न में क्या होता है, वहाँ पे अगर किराना शॉप लेते हैं तो उस टाइम पे एकदम से वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है. फिर काउंटर ये जो रहता है, काउंटर में भीड़ बढ़ सकती है, तो दो दो तीन तीन काउंटर बनाने पड़ सकते हैं. तो डिफरेंट मोटिव हो सकता है. तो ये एक एग्जांपल है कि उस टाइम पे उनको मैन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो टाइम पे तो मैन को बुला नहीं सकते. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो वो हमारा एवरी ईयर का जो एनालिसिस है उससे हमें आइडिया आ जाता है. और तब हम क्या करते हैं कि जब दिवाली के टाइम पे इतने इतने परसेंट की उस शॉप में रिक्वायरमेंट है, तो उसके पहले ही वहाँ पे मैन हायर किए जाते हैं. तो मैन भी क्या हो सकता है, इन्वेंटरी के अंदर आ सकता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंटरीज हो सकती है एज पर द प्रॉब्लम. अब हमने टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज भी देखा था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है. ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो. नाउ we discuss the first point of today's lecture, that is a reason for carrying the inventories. रीज़न फॉर कैरिंग इन्वेंटरी, इस पॉइंट से आपको नोन हो रहा होगा कि हमें एग्जैक्टली क्या डिस्कस करना है. रीज़न फॉर कैरिंग इन्वेंटरीज, तो ये इन्वेंटरी जो हमने अभी कहा कि रॉ मटेरियल, उसके बाद में मैन या फिर प्रोडक्ट्स, ये इन्वेंटरी की ज़रूरत क्या है, रीज़न फॉर कैरिंग द इन्वेंटरीज. सो हमारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलना चाहिए. जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर उसको परचेस कर रहे हैं, ये जो हमारा जो प्रोसेस है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ये जो प्रोसेस है वो बैलेंस में रहना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि कुछ जगह पे क्या होता है, अगर कंपनीज का ग्राफ देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में, सो सपोज कंपनी का इन्वेंटरी का ग्राफ है इस तरह से कि वो डे बाय डे उसका स्टोरेज वहाँ पे इन्वेंटरी का अगर देखते हैं तो इस तरह से इंक्रीजेस है. लेकिन
जो उसका सेलिंग है वो इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी लॉस में चले जाएगी कि उसके पास में रॉ मटेरियल या फिर उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, इसके वजह से वो उसके पास ही रह रहा है। सो प्रोडक्ट बन के रेडी है लेकिन मार्केट में वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वेंटरी का क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सेल होना चाहिए वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो वो क्या होता है, लॉस में जा सकता है। समटाइम्स क्या होता है, स्टोरेज अगर डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे सेलिंग इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ये चीज़ भी कैसे हो जाएगी, इट इज़ नॉट अगेन अ गुड। वाई? क्योंकि इसके पास में इन्वेंटरी रिड्यूस हो रहा है, तो मे बी वहाँ पे क्या हो सकता है कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो उसको कम पड़ रहा है और उसके वजह से मार्केट में जो कस्टमर का डिमांड है वो बढ़ रहा है, और उस का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई ही उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अदरवाइज कस्टमर उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके वो यूज़ करना, अगर ये कुछ पर्टिकुलर अगर सेम टाइप का प्रोडक्ट दूसरा भी कोई बनाता है तो वो शिफ्ट हो सकता है, तो वो भी एक लॉस कहलाएगा। तो ये दोनों भी केस कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और जब बड़े कंपनीज या फिर कुछ अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये सारी पॉइंट्स कंपनी चेक करते रहती है और उससे कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो प्रॉपरली होता है। तो इसी रीज़न के वजह से हर एक कंपनी को अपना इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट अगर कंपनी का प्रॉपर है तो उसका प्रॉफिट भी बराबर आता है और उस हिसाब से कंपनी ऑलवेज ग्रो करती रहती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन्वेंटरी के अंदर क्या होता है, अगर इन्वेंटरी का इन्वेंटरी में देखते हो तो ये इन्वेंटरी का ग्राफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ में इसका सेलिंग वाला जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों कैसे रहते हैं, वो बैलेंस में होते हैं। तो हम रीज़न फॉर कैरिंग द इन्वेंटरी, उसमें स्पेशल पॉइंट क्या रहता है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए, बैलेंस। इन्वेंटरी इन जनरल आर बिल्डअप टू प्रोवाइड अ, so first reason is to ensure of an adequate supply of atoms to customers and avoid the shortage as far as the possible at the minimum cost। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है कि सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमें अगर कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है तो उसमें कस्टमर को वेट ना करना पड़े, तो हमें इस तरह से मैनेज करके रखना है कि जो कस्टमर है जो वेट कर रहा है उसे मिनिमम से मिनिमम टाइम पे वो वेट करे, मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक के वेट करना ना पड़े। इंश्योर ऑफ एन adequate supply of the atom to customer to avoid the shortage। तो वहाँ पे शॉर्टेज पड़ना नहीं चाहिए, कस्टमर को कहीं पे वेट करना ना पड़े, अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल होना चाहिए एज फार एज द पॉसिबल एट द मिनिमम कॉस्ट। और ये भी कैसे करना है कि अगर आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और एक एक चीज़ एक एक मार्केट में ला रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ सकता है, अगर हम लॉट में लाते तो वहाँ पे कम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जब हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड अगर है तो वो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं टू मिनिमाइज द कॉस्ट। वो सारी चीज़ें देखते हुए ये रहेगा हमारा फर्स्ट रीज़न टू डिस्कस अबाउट द रीज़न ऑफ फॉर कैरिंग द इन्वेंटरीज। नाउ द सेकेंड इज to reduce the risk of loss due to the changes in the price of an atom stocked at the time of the making the to stock। now here the price, some products का प्राइस क्या होता है, वैरी होते रहता है। तो उस टाइम पे जैसे ये एक पर्टिकुलरली अगर हम गोल्ड की प्राइस चेक करते हैं तो गोल्ड में क्या होता है, वहाँ पे प्राइस वैरी होती है। तो जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो प्राइसेस वैरी हो रहे हैं तो हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके उसका जो लॉस होने वाला है ड्यू टू दिस चेंजेस ऑफ द प्राइस, और जो हम स्टोर करके रख रहे हैं स्टॉक में जो है, तो वो सब देखते हुए कि मिनिमाइज़ किस तरह से मिनिमाइज़ हो सके उसको देखना है। सो अगर कुछ सीज़न है कि जहाँ पे सेल ज़्यादा हो सकता है तो तब हमें उसको इमीडिएटली मार्केट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कहीं पे हमें लॉस हो रहा है तो उसको हम शॉर्ट टाइम के लिए वो उसे स्टॉक में रख सकते हैं। तो इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकता है। सो ये भी हमारा ये सेकेंड पॉइंट कहते हैं। Now see the third point is to take the advantage of quantity discount on the bulk purchase। So इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम देखा था पावर प्लांट का, अगर एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पे कोल का अगर रिक्वायरमेंट है तो कोल किसी अदर सिटीज़ में है और वहाँ से हम
किसी अदर सिटी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, उसमें कॉलिंग का चार्जेस आ सकता है। तो ये हमें लगने वाला जो कॉस्ट है वो चाहे हम छोटा कम अमाउंट में ऑर्डर करें या फिर लार्ज क्वांटिटी में, तो वो दोनों के लिए सेम लगने वाला है। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रेन से अगर हम कोल बुला रहे हैं तो वो ट्रेन आने जाने का जो भी उसका रहेगा। सिमिलरली हम कॉलिंग कर रहे हैं, वो ऑर्डर बुला रहे हैं, या फिर अदर भी कुछ चार्जेस लग सकते हैं। तो वो जो कॉल हम वन टाइम पे बुला रहे हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में बनाओ कि लार्ज क्वांटिटी में, तो दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। बट अगर सेम लग रहा है तो हमें वो कॉल लगने ही वाला है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बल्क में उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम ऑर्डर करते हैं तो सेम ट्रांसपोर्टेशन सेम इसमें हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हम रॉ मटेरियल बुला सकते हैं। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा होने के वजह से एट ए टाइम अपने ये करने से सेकेंड टाइम जो हमें बुलाना पड़ने वाला था तो वो कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्काउंट। समटाइम्स अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। तो उस टाइप में क्या होता है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ द quantity discount in a bulk purchase. Now the fourth point is to carry the buffer stocks in case of delayed deliveries by the suppliers. So ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है। बफर स्टॉक्स मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे अनसर्टन सिचुएशन रहती है, ऐसे अनसर्टन सिचुएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल जितना चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बुला सकते हो, ताकि अनसर्टन सिचुएशन में, जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर एक दिन के लिए भी बंद होता है तो उस कंपनी पे एक दिन का लॉस ना हो, इसीलिए वो क्या कर सकता है, स्टॉक में कुछ जो मेजर रॉ मटेरियल है, जो रिक्वायरमेंट उसका जो लगने ही वाला है, तो ऐसा वो स्टॉक में लेके रख सकता है। उससे क्या हो जाएगा, उसका जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहेगा, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा कि एक दिन अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बंद है तो। और कस्टमर को डिलीवरी जिस टाइम पे जब जो जो प्रोवाइड करना है वो कैसे होगा, उसको उस टाइम पे वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट का कहना क्या है, टू कैरी द बफर स्टॉक, मतलब अनसर्टन सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकता है, डिलीवरी प्रोवाइड कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो दिस इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर कैरिंग द इन्वेंटरीज। फिफ्थ पॉइंट इज टू हेल्प in the minimizing the loss due to the deterioration and obsolescence, damages or pilferage of the goods. So यहाँ पे minimize the loss due to the deterioration, that means जैसे समटाइम्स क्या होता है, किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस सर्टन सिचुएशन में गिर सकता है। जैसे अगर समर में कूलर सेल होता है तो उसका प्राइस उस टाइम पे ज़्यादा रह सकता है, बट अदर विंटर में अगर जाओगे तो विंटर में उसका प्राइस क्या रहेगा, लो रहेगा। सो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सीजनल प्रोडक्ट्स उस सीज़न में उसका कॉस्ट आपको मिल सकता है, लेकिन बाद में मे भी उसका प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए डिटोरिएशन। ऑब्सोलेशन डैमेजेस, दैट मीन्स समटाइम्स अगर हम रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा ऑर्डर करके रखते हैं तो उसकी क्वालिटी में भी ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ अगर हम प्रोडक्ट भी कुछ अगर सीजनल प्रोडक्ट की जैसे बात की थी, अगर हमने ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट किया लेकिन वो अगर लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हम रखते हैं तो मे बी वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा जब हम क्रिएट करते हैं, जो भी इन्वेंटरी हम रखते हैं, तो उस इन्वेंटरी को हमें क्या करना है, इतना लार्ज भी नहीं रखना है सो दैट उसका वो डैमेज हो जाएगा। तो हो सके उतना हमें क्या करना है, लॉस मिनिमाइज करना है। उस इन्वेंटरी के वजह से होने वाला लॉस वी हाउ टू मिनिमाइज, दैट इज कॉल्ड द ऑब्सोलेंस डैमेजेस। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज टू मेक यूज ऑफ द अवेलेबल कैपिटल और द स्टोरेज स्पेस in the most effective way and avoid an unnecessary expenditure on the high inventories. 7th point is utilize the benefit of the price fluctuation. Thus, in the conclusion with the good inventory, a firm is able to make purchases in economic lot, maintain continuity of opportunity, avoid the small time consuming order and guarantee for the promote delivery of finishing the goods. That means sometimes क्या होता है कि प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट
सर्टन सीजन में अगर एक ज़्यादा आ रहा है तो आप बल्क में वो प्रोडक्ट एट ए टाइम मार्केट में ला रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो रहा है। इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि इस सर्टन पीरियड में ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट टाइम अगर हम स्टॉक में प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं तो हमारा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्ट है वो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के लिए जो कॉस्ट लगने वाला है वो आपका सेव हो सकता है। तो ये स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं कि यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। तो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो मैंने अभी कूलर का बताया था, समर और विंटर का। सो समर में हम स्टॉक में अगर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वी गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंटरी डिसीजन। अब इन्वेंटरी डिसीजन की क्या ज़रूरत है स्टडी करने की? देखो, इन्वेंटरी के अंदर हमने ये 3 चीज़ें देखी थी, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट या फिर मैन, और डिफरेंट डिफरेंट और भी इन्वेंटरीज में आते हैं। अब इन्वेंटरी के अंदर कॉस्ट लगता है, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें स्टोर करके रख रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड सम प्लेस, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अदर फिर मेंटेनेंस चार्जेस, वहाँ पे फर्नीचर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी लग सकती है। और स्टोर करते वक्त आप एक्स्ट्रा अमाउंट में वो बुला रहे हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देन द नेक्स्ट वन इज़ समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अगर उस कंडीशन में अगर इन केस वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया या फिर उसके वजह से उसका प्राइस रिड्यूस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। सो कितने अमाउंट में वो प्रोडक्ट बुलाना चाहिए सो दैट हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करें, वो भी एक डिसीजन हो सकता है। इन्वेंटरी डिसीजन कि क्या कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, कि कितना लग सकता है, तो कितना ऑर्डर करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है, समटाइम्स सीजनल प्रोडक्ट उस सीज़न के अंदर उसका सेलिंग ज़्यादा होता है तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा लग सकता है। सो रॉ मटेरियल आपने पहले ही अगर नहीं बुला के रखा तो आपको क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर सीज़न में वो प्रोडक्ट आप मार्केट में अगर प्रोवाइड करते तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन ड्यू टू द लेस स्टोर आपने क्या कर दिया, इन्वेंटरी के वजह से वहाँ पे लॉस हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, समटाइम्स अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका एक मेजर रॉ मटेरियल है, वो किसी अदर सिटी से आप ऑर्डर करते हो, तो उस दिन एक दिन के लिए भी अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हुई, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से आपके पास में वो रॉ मटेरियल नहीं आया और आपने वो पहले से स्टोर करके नहीं रखा था, तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि उस दिन के लिए वो वर्क स्टॉप हो जाएगा। उसके वजह से जो जो पर्सन आपने हायर किए थे उस प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर जो मशीनरी है, सो उस टाइम पे विदाउट एनी वर्क आपको उनको सैलरी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस ड्यूरेशन के लिए। एक दिन के लॉस के वजह से उतना उसका जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, उसके वजह से मार्केट में वो प्रोडक्ट डिले हो जाएगा प्रोवाइड करना, और इट क्रिएट द लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आपको कुछ अमाउंट में वो स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि रॉ मटेरियल लेने से वो ख़राब होना या फिर जगह लगना इसका कॉस्ट लग रहा है, बट सम टाइम्स नहीं होने के वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये इन्वेंटरी डिसीजन का स्टडी करते हैं कि द इन्वेंटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच ऑफ वेरियस आइटम आर टू बी केप्ट इन ए स्टॉक। इट इज ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइम and the quantity of various items to be procured. The basic objective of inventory control is to reduce the investment in the various and ensuring that the production process does not suffer at the same time. इसका मतलब क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, उसका सेलिंग भी बढ़ जाएगा। सो मेन हम क्या देख रहे हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल इज़ टू reduce the investment of the various and ensure that the production process does not suffer at the same time. उससे इसके प्रोडक्शन के ऊपर भी असर ना पड़े और कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए, ताकि हम इन्वेस्टमेंट अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी कम होगा। टू अटेंड द वेरियस ऑब्जेक्टिव इन एन इन्वेंटरी कंट्रोल सिचुएशन,
there are two basic questions to be asked. First is how much to be ordered, and second, when should the order to be placed. The answer of the first question determine the इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो कितने क्वांटिटी में हमें ऑर्डर करना है, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज. सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, दैट इज नथिंग बट आवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो हाउ मच वी हैव टू ऑर्डर, एंड इसे क्या करना है हमें, मिनिमाइजिंग द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. और ये जब हम करें तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, ट्राई टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. फर्स्ट इज परचेस कॉस्ट प्लस ऑफ सेटअप कॉस्ट प्लस ऑफ कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑफ शॉर्टेज कॉस्ट. सो ये सारी चीज़ों पे हमारा क्या रहता है, EOQ, दैट इज ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी में आप कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है, सो दैट हमारा मिनिमाइज होना चाहिए टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. और टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट का किस किस चीज़ों पे बेस रहेगा, परचेसिंग कॉस्ट. एक तो उस प्रोडक्ट को आप परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की अगर बात करते तो उसको अगर किसी पर्सन से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उसका परचेसिंग कॉस्ट लगेगा. सेटअप कॉस्ट, दैट इज़ अ ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसमें फ़ोन अगर करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आएंगे. कैरिंग कॉस्ट मतलब अगर इस भी रख सकता है आपको स्टोर करने के लिए, तो वो भी कैरिंग कॉस्ट में आता है. देन नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज कॉस्ट. नाउ ये चारों पॉइंट्स को देखते हुए, इन चारों पॉइंट से जो भी कॉस्ट हमें लग रहा है वो कितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. अगर ये टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है तो उतने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर कर सकते हैं, दैट इज़ ए इकोनॉमिक ऑर्डर इन्वेंटरीज. ठीक है. बट समटाइम्स क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर परचेसिंग पर यूनिट के हिसाब से उसका कितने बल्क में ऑर्डर करो या फिर वन क्वांटिटी में ऑर्डर करो, स्टिल उसका अगर कॉस्ट कम नहीं हो रहा है, तो इसमें बल्क में ऑर्डर करना है या फिर यूनिट के हिसाब से ऑर्डर करने में अगर कोई सेम ही कॉस्ट है, तो ये तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट के ऊपर असर ही नहीं करेगा. अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है कि वन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में अगर ऑर्डर कर रहे हैं या फिर टू अमाउंट, तो इसमें अगर डिस्टिंग है कॉस्ट, तो हम इस पॉइंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, इन केस अगर कोई डिस्काउंट हमें नहीं पड़ रहा है तो देन हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को यहाँ से हटा सकते हैं. सो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो EOQ के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट में हम इस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं. सो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट अब किसके ऊपर डिपेंड होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एंड अनदर इज अ शॉर्टेज कॉस्ट. अगर सम प्रोडक्ट किसी सीज़न की वजह से शॉर्टेज हो सकता है तो उस हिसाब से उसका प्राइस बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है. तो ये पॉइंट जो है लास्ट वाला, वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि अगर हमने बाद में ऑर्डर किया तो शायद उसका शॉर्टेज हो सकता है, तो तब उसका कॉस्ट बढ़ सकता है. सो इट इज़ मे बी राइट टाइम पे उसको ऑर्डर करने से उसका शॉर्टेज कॉस्ट जो लगने वाला है वो रिड्यूस हो सकता है. तो ये 3 क्वांटिटीज़ रहेंगे व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द डिस्काउंट ऑन ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट. अगर उस पर्टिकुलर पर यूनिट के हिसाब से उसको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो इन 3 क्वांटिटीज़ पे बेसिकली हमारा क्या होगा, EOQ डिपेंड रहेगा. और अदरवाइज अगर परचेस बल्क में परचेस करने से या फिर परचेसिंग पर यूनिट के हिसाब से अगर उसका कॉस्ट चेंज होता है, तो इन चारों पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, हमारा टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट रहेगा. और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, EOQ फाइंड आउट करेंगे. EOQ का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर लॉट मैंने एग्जाम में पूछते हैं. तो ये वाला पॉइंट में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ना यहाँ से हमें क्या ये टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट के बेसिस पे हमें EOQ का आंसर मिल जाएगा, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो कितना, हाउ मच वी हैव टू ऑर्डर, इसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, ये 4 के कॉस्ट क्या है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू ऐड. तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कितना ऑर्डर करना है. नाउ द सेकेंड इज व्हेन शुड द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड. So the answer to the second question depend on the type of inventory system with which we are dealing. So type of system मतलब अभी आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उस हिसाब से वहाँ पे क्या होगा,
वो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा. इफ़ द सिस्टम रिक्वायर द पीरियडिक रिव्यू, द टाइम फॉर रिसीविंग द न्यू ऑर्डर कंसिस्टिंग with the start at each period. Alternatively, if the system is based on continuous review, new orders are placed when the inventory level drops to a pre-specified level is called a reorder point. दैट मीन्स सब देखो, अभी आपके पास में यहाँ पे मैं ये पॉइंट दिखा दूँ, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ इतनी क्वांटिटी में आपके पास में अवेलेबल है, मतलब हमने जस्ट स्टॉक किया है. अब ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, स्टॉक ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि हमारा सेल बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ये स्टॉक क्या हो रहा है, सेल हो रहा है. तो आपको पता चल रहा है इस ग्राफ से कि सर्टन टाइम के बाद में हमारा स्टॉक कम्प्लीटली खाली हो जाएगा. तो आपको इसे खाली होने के इस मोमेंट पे ही क्या करना है, वो दूसरा ऑर्डर आना चाहिए. तो व्हेन द डिलीवरी रिसीव्ड, तो कब रिसीव होना चाहिए, जब ये प्रीवियस वाला स्टॉक ख़त्म हो रहा है, तभी अगर इमीडिएटली उसी टाइम पे अगर आपको न्यू मिलता है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो प्लेस है, मतलब ये जो स्टोर करके आपने रखा था स्टॉक आपके पास में, तो जो प्लेस है वो यहाँ पे रिजर्व थी. लेकिन जैसे जैसे ये खाली हो रहा है और आपका दूसरा ऑर्डर आपको मिल गया, तो सो इमीडिएटली इसी पॉइंट पे अगर आपको नेक्स्ट ऑर्डर आपका रिसीव होता है, तो उसके वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस वाला तो ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट आप ऑर्डर करें. सिमिलरली जैसे जैसे ये नीचे नीचे जा रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि नाउ अवर स्टॉक ख़त्म होने में, तो इन्वेंटरी जो आपने इन्वेंटरी करके रखा था, वो अगर आपका कम होते जा रहा है, तो आपको आइडिया है कि कितने पीरियड के बाद में ये ख़त्म होता है. मे बी यहाँ पे टाइम पीरियड टी, अगर इतने ही टाइम पे, ये हर टाइम पे, मतलब ये पीरियड ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट एंड डिमांड है वो अगर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्ल्यू लगा सकते हैं कि चलो ये 10 दिन में ख़त्म हो रहा है, ये 10-10 का अगर टाइम पीरियड है, तो 10 डेज़ में हमें ख़त्म होता है, और डिलीवरी के लिए 2 डेज़ लगते हैं, तो हम 2 डेज़ बिफोर क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं. सो अगर हम 2 डेज़ बिफोर ऑर्डर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा इन्वेंटरी वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा मिल जाएगा, और एज वेल एज जो हमारा ओल्ड वाला इन्वेंटरी हमने करके रखा था वो वहाँ से हट जाएगा, सो दैट हमें प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा. तो इस तरह से ग्राफ के हेल्प से आप वो इन्वेंटरी व्हेन वी हाउ टू टेक द डिलीवरी, तो यहाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमें डिलीवरी कब चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं. Objectives of scientific inventory control. A fundamental objective of a good inventory control system is to determine what to order. Okay, so what to order, how much order, when to order, and how much to carry in the stock. ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है इन्वेंटरी के अंदर, बिकॉज अगर हमें डिमांड एंड सप्लाई, ये जो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करके रखना है, और एज वेल एज हमें प्रॉफिट चाहिए और प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है, जो अदर कॉस्टिंग लग रहे हैं तो उसको हो सके उतना रिड्यूस करना है, ताकि हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम रहे, सो दैट मार्केट में उसका सेलिंग बढ़ सके और उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज ना हो. इसलिए अदर जो उसके कॉस्टिंग है वो क्या होनी चाहिए, रिड्यूस. और वो रिड्यूस करने के लिए ये इन्वेंटरी के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना चाहिए और कितने अमाउंट में ऑर्डर करना चाहिए, कब ऑर्डर करना चाहिए, व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू बी ऑर्डर. और अगर ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज़ कोई सीजनल प्रोडक्ट, वो उस टाइम पे रॉ मटेरियल ख़त्म हो सकता है, तो आप ऑर्डर कर रहे हो, तो क्या उसे स्टोर करने के लिए उतना प्लेस है, उसकी कितनी कॉस्टिंग है, उस हिसाब से क्या करते हैं हम, ये सारे ही क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं. So, as a gain of economy in the purchasing, storing, manufacturing, and the selling, this fundamental objective may be amplified into the following objectives. So, the first is service to the customers. Sufficient stock of finished product is to be maintained to meet the requirements of the customers. अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम पहले ही बना के रखते हैं, तो उससे क्या होगा, वेन एवर द कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड, तो हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं एट द टाइम. सेकेंड इज इफेक्टिव यूज ऑफ द कैपिटल. द सिस्टम शुड अनेबल टू मैनेजमेंट
to make an effective use of its capital. That is, lockup of capital should be barest minimum. कैपिटल दैट मीन्स जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है उस सोर्सेज को हमें प्रॉपरली मैनेज करना होगा सो दैट हम इन्वेंटरी कॉस्ट जो हमें टोटल इन्वेंटरी जो कॉस्ट लग रहा है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्टिव ऑपरेशन. द सिस्टम शुड बी मेड टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्टिव operation and ensuring the uniform flow of the material and eliminating the possibility of the stock outs. So अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक वहाँ पे ख़त्म ना हो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और इस हिसाब से ये सारी पॉइंट्स आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड. द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड on the purchasing, receiving, inspection, stores, account and the other related department should be reduction of administrative workload. That means here we have to reduce the administrative workload. Administrative workload में क्या आता है, इंस्पेक्शन, क्योंकि अगर हम इन्वेंटरी कर रहे हैं तो इस इन्वेंटरी का एक्सपर्ट के थ्रू इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ेगा. देन उस स्टोरेज के लिए जो प्लेस लगेगा, अगर उस स्टोर प्लेस का कोई रेंट है तो दैट रेंट वी हैव टू पे. देन उसका अकाउंटेंट्स. देन नेक्स्ट इज़ अदर जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस्ट आ सकते हैं. तो इसके वजह से इन्वेंटरी कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो सकता है. So we have to try to reduce the administrative workload. Next is economy in purchasing. The system should enable to manage to gain economy in the bulk purchasing and take advantage of the price discount. Next is minimization of the risks of obsolescence and determinations. ऑब्सोलेंस मीन्स क्या हो सकता है, सम प्रोडक्ट्स अगर हम स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक में लेके रख रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल है तो वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो वो उस टाइम पे हमें लॉस हो सकता है. दैट इज़ अ ऑब्सोलेंस. एंड डिटेरिएशन मीन्स क्या होता है कि सर्टन जो पीरियड रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल का प्राइस रिड्यूस हो सकता है. उन सारी चीज़ों के करस्पॉन्डिंग जो रिस्क हो रहा है वो हो सके उतना मिनिमाइज करना है. दैट इज़ ए मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस दैट मीन्स जो प्रोडक्ट ख़राब होने का चांस है, प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल जो स्टोर करके रख रहे हैं हम इन्वेंटरीज, उसके रिलेटेड जो ऑब्सोलेंस आ रहे हैं उसे हमें रिड्यूस करना है. सेकेंडली टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्राइस का फ्लक्चुएसन हो रहा है उसके वजह से जो लॉस हो सकता है इन्वेंटरीज के ऊपर वो भी हमें क्या करना है, reduce करना है. दैट पॉसिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ obsolescence and deterioration should be minimized. In bulk checked in the system should be unable to manage to read out obsolete and non-moving items periodically and automatically. Up to date the account records. अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपके पास में अभी तक का आपका रिकॉर्ड आपके पास में मेंटेन है तो उसके वजह से हम नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट कब लॉस में जाता है, कौन से पीरियड में लॉस में जाता है, किस टर्म के वजह से लॉस में जाता है या फिर कब हमें प्रॉफिट मिल सकता है, कौन से पीरियड में प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकता है, ये सारी आइडियाज़ इसके रिलेटेड अगर आपको ये एनालिसिस करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. दैट इज़ नथिंग बट अप टू डेट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. सी हियर इन ऑर्डर टू अनेबल द कंपनी टू प्रिपेयर periodical financial statement missing the discrepancy between the physical stock and the book balance and up to date the stock record must be maintained.